ओके सो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम हमने किया था सेल चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेल। तो हमने डिस्कस किया था कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बनाता है, उनकी बॉडी बनाता है और उनके फंक्शंस को करता है। फिर हमने उसकी डिस्कवरी की, किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। फिर लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने। फिर हमने सेल थ्योरी की बात करी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्वीडन और शॉन ने। उन्होंने क्या कहा था कि cell is the basic structure and functional unit of life and all the organisms are made up of cell. फिर उसके बाद रुडॉल्फ वर्शो ने लेटर ऑन उसके अंदर एक पॉइंट ऐड किया था कि all the cells arise from pre-existing cells। ये सब हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि सेल के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल की बाउंड्री होती है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ कुछ फ्लूइड फिल्ड रहता है, उसके अंदर कुछ और पार्ट्स होते हैं। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी डिस्कस किया था। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे सब्सटेंसेस पास हो जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि उसमें से कुछ ही सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। तो उसमें हमने ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का पढ़ा था, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक। फिर हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये सब पढ़ा था। अब उसके बाद हमने सेल वॉल भी पढ़ी थी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अपने पार्ट ऑफ सेल के ऊपर आएंगे, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अगर आप देखेंगे, जो सेल होता है, सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस जैसे कि सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये मेम्ब्रेन डबल होती है। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होती है, इनको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं और इस पूरे डबल को मिला के हम बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप, ओके। जस्ट लाइक सेल के अंदर एक फ्लूइड स्ट्रक्चर फील्ड होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होती है, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। फिर इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन मटीरियल। क्रोमेटिन मटीरियल, ओके। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। तो अब न्यूक्लियस के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल, और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन और कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी कि ये जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह से न्यूक्लियस जो है वो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट मे बी स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, इन सारे शेप्स में से किसी का भी हो सकता है। लार्जेस्ट सेंट्रल स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल्स एंड यंग प्लांट सेल्स। होता क्या है, एनिमल सेल्स के अंदर तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, सेंटर में होता है, या फिर यंग प्लांट सेल्स में। लेकिन जो प्लांट सेल्स मेच्योर हो जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक बड़ी सी एक और स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। और न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, क्योंकि एक बड़ी सी वैक्यूल आ गई है। वैक्यूल के बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड में हो गया है। सो इन मैच्योर प्लांट सेल्स न्यूक्लियस इज पुश्ड टू द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब साइड में हो गया है, ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, तो हम बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। कहीं कहीं ये मेम्ब्रेन साथ में फ्यूज हो रही होती हैं, वहां पर वो कहलाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? जो भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर अंदर आएगा या बाहर जाएगा, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। सो न्यूक्लियर पोर अलाउज द
ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। न्यूक्लियर पोर क्या है? न्यूक्लियर पोर वो जगह है जो जहां पर न्यूक्लियर पोर वो जगह है जहां पर दोनों मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज हो रही है, और फ्यूज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर सब्सटेंसेस मूव कर सकते हैं इन एंड आउट। उसके अलावा यहाँ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये क्रोमेटिन फाइबर है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस अंदर फिल्ड हो रखा है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म होती है सेल में, और फिर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो ये जो है सारे पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के, इनको एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, पूरी तरह फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक, और ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये हमने अभी देख ही लिया है। एक न्यूक्लियोलस है और एक क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक। अब न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोलस एक सिंपली एक ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक है। एक बड़ी डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मे बी वन और मोर इन नंबर, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फंक्शन क्या होता है? ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, ओके। और यहाँ होता क्या है? राइबोसोम फॉर्मेशन, इसके अंदर राइबोसोम फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम जो इसके अंदर प्रिपेयर होता है, ठीक। इसको हम इसीलिए राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक। और न्यूक्लियोलस जो है वो क्या करता है? इसके अंदर आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, और इसके अंदर क्या बन रहा होता है? राइबोसोम, इसीलिए हम उसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अब न्यूक्लियोलस के अलावा और क्या होता है हमारे न्यूक्लियस में? क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है, क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है। और क्रोमेटिन मटेरियल को ये सामने हो रहा है, सामने हो रहा है क्रोमेटिन मटेरियल को। अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, लेकिन वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता कैसे है? आप सबने एक वर्ड सुना होगा डीएनए, ठीक है। डीएनए, डीएनए क्या होता है? वो एक मॉलिक्यूल होता है हमारे सेल्स के अंदर जिसको न्यूक्लियस के अंदर वो प्रेजेंट होता है। अब प्रेजेंट कैसे होगा? होता क्या है? डीएनए कुछ ऐसे दिखेगा, ओके। ये डीएनए जो है आपको पता है ह्यूमन सेल, एक सेल के अंदर, उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए होता है, 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए। टू 2.2 मीटर्स डीएनए होता है, ठीक है। और इतना बड़ा 2.2 मीटर डीएनए कैसे छोटे छोटे सेल्स के अंदर पैक्ड है, तो वो अब हम देखेंगे। होता क्या? ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये डिवाइडेड होता है डिफरेंट थ्रेड्स में, और एक थ्रेड है उसके साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो थ्रेड है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन के चारों तरफ वो थ्रेड लिपट जाता है। थ्रेड क्या है? डीएनए है, और प्रोटीन की चारों तरफ वो लिपट जाता है, फिर अगले प्रोटीन के, फिर अगले प्रोटीन के, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ डीएनए का थ्रेड जो है वो लिपट गया है। इस तरह से ये पूरा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन फाइबर। देखिए यहाँ पर ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए आ रहा है, उस ये डीएनए इन प्रोटीन्स के ऊपर, जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं, इनके ऊपर ऐसे लिपटा हुआ है, ठीक है, इनके ऊपर लिपटा हुआ है। अब ये पूरा एक थ्रेड बना लेते हैं सब साथ में मिलकर, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। फिर क्रोमेटिन फाइबर का क्या होता है? जब आप नॉर्मली सेल्स होते हैं तो उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर मौजूद है। जब एक सेल डिवाइड करने जा रहा होता है, जब एक सेल से दो सेल बनने जा रहे होते हैं, तो उससे जस्ट पहले क्या होता है?
ये क्रोमेटिन भी फोल्ड हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो पहले तो क्रोमेटिन था सिर्फ ऐसे थ्रेड लाइक, लेकिन फिर क्या होता है वो इस तरह से एक कंडेंस स्ट्रक्चर बना लेता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सिर्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, इसको हम बोलने लगते हैं क्रोमोसोम। सेम चीज है, बस फोल्डेड है, कंडेंस्ड है, हम उसको बोलने लगते हैं क्रोमोसोम। यही चीजें हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, इसलिए हम उसको पूरा न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। उसके अंदर जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। ओके, उसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और उसका काम क्या है, राइबोसोम बनाना। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए एंड प्रोटीन। उसके अलावा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। ये किससे बना हुआ है, डीएनए से। डीएनए एक तरह के प्रोटीन जिसको हम स्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, उनके ऊपर लिपट जाता है और पूरा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन फाइबर। जब सेल्स डिवाइड होने वाले होते हैं तो ये क्रोमेटिन फाइबर इस तरह की फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं और हम इसे बोलने लगते हैं क्रोमोसोम। और इसी तरह से हमारा डीएनए जो है 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड होता है। इतना बड़ा डीएनए 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइड होके और कंडेंस होके इजीली अकोमोडेट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। देखिए क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होने वाला है तभी ये विजिबल होगा। ठीक, कंटेन्स डीएनए, इसके अंदर डीएनए होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा इसके अंदर एक प्रोटीन्स भी होते हैं। कौन से प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा अब ये आप देख रहे हैं ये आर्म्स हैं, ये कहलाती है, ये कहलाती है आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ये आर्म्स हैं क्रोमोसोम की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स। चलिए, तो क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स, और क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम की आर्म्स हैं इसको हम बोल देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब क्रोमेटिड जो है यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक पॉइंट पे ज्वाइंट है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको हम बोल देते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड्स ज्वाइंट हैं। अच्छा, ठीक है, तो क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय कंस्ट्रिक्शन कॉल्ड सेंट्रोजोम। सॉरी, ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये आपकी क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये 2 आर्म्स हैं, ये दोनों कहलाती हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है। ठीक है, और ये जहां पर ये जॉइन है इसको हम बोल देते हैं सेंट्रोमियर। ठीक, नेक्स्ट, कंटेन्स जीन्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। इसके अंदर होता क्या है, ये हमने देखिए जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको हम बोल देते हैं जीन्स। ये क्या होते हैं, डीएनए के पार्ट्स होते हैं। और हर जीन का काम क्या है, कि कोड की तरह काम करता है, और हर जीन से एक प्रोटीन बनता है। हर जीन से एक प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाते हैं, हमारे सेल्स को बनाते हैं, हमारी बॉडी बिल्डअप करते हैं। तो ये प्रोटीन्स अलग अलग जीन से आते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कंप्यूटर में आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आप एक कोड लिखते हैं और फिर उससे कोई फंक्शन होता है। इसी तरह से ये अलग अलग कोड्स बने हुए हैं हमारे डीएनए में, जिनको हम जीन्स बोलते हैं, और हर कोड से एक प्रोटीन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी की आईज जो है वो ब्लू कलर की है, किसी की आईज जो है वो ब्लैक कलर की है, किसी की आईज जो है वो ब्राउन कलर की है। तो इसमें क्या होता है, कैसे कलर अलग अलग कलर की, क्योंकि जो कलर देता है पिगमेंट वो एक प्रोटीन है। तो जिसके पास जैसा जीन होगा वैसा प्रोटीन बनेगा, और वैसी आई कलर होगा, वैसी हेयर कलर होगा। इस तरह से जीन्स जो है वो अलग अलग प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, सो ये है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन किससे बना हुआ है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से, और डीएनए में क्या है, उसके पार्ट्स हैं जीन्स जो बनाते हैं प्रोटीन। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है।
कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब जो हमारे ये कोड्स हैं, जो जीन्स हैं, यही सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। इनके अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे हमारा आई कलर होगा, कैसे हमारी हाइट होगी, कैसे हमारे हेयर कलर होगा, और ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, और इसी के अकॉर्डिंग सेल की एक्टिविटीज चलती रहती हैं। ठीक है। हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, हमें अपने पेरेंट्स से यही तो मिलता है, तो ये जीन्स के थ्रू होता है। जब जीन्स ट्रांसफर होते हैं तो उनके जो फीचर्स हैं पेरेंट्स के, वो उनके बच्चों में आ जाते हैं। तो ये किस चीज में है? न्यूक्लियस में ही तो है। तो न्यूक्लियस जो है इसका, आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप जब आगे कभी पढ़ेंगे कि 10th क्लास में रिप्रोडक्शन में कि होता क्या है, एक ओवम रहता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है, ठीक है, और फिर एक स्पर्म रहता है, बहुत ही बुरा स्पर्म, ठीक है, इसका भी एक न्यूक्लियस रहता है। इनका क्या होता है, जब ये फ्यूज होते हैं तो एक्चुअली इनके न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, इनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, तो इनके जीन्स न्यूक्लियस के अंदर ही तो है। तो ये न्यूक्लियस का एक फंक्शन हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस सिंथेसाइजेस आरएनए एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट है वो आरएनए प्रोटीन्स बनाता है, जिससे राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने पहले भी डिस्कस करा था। साइटोप्लाज्म क्या है? जब आप सेल को देखते हैं तो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, उसके बाहर चारों तरफ एक जेल लाइक सब्सटेंस फिल्ड है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, जेली की तरह। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड है, ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी एरिया है, ये सब आपका कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो जेली लाइक सेमी फ्लूइड पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब होता क्या है, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, एक्चुअली हम इसको तो बोल देते हैं साइटोसोल। सिर्फ जेली सब्सटेंस जो है, जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, उसको हम बोल देते हैं साइटोसोल। उसके अंदर जब हमारे ये अलग अलग पार्ट सेल के, जो मैंने आपको बताया था, सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, ये सब सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, जिनको हम आगे चल के आगे स्टडी करेंगे। ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जब हम इसको भी इसमें ऐड कर दिया, अब हम इसको बोलने लगेंगे साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म ही है जिसमें सारे एक्टिविटीज होते हैं। जाहिर है, जब सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर है, वही सारे काम कर रहे हैं, तो वही यही साइट ऑफ एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अब साइटोप्लाज्म में अगर आप न्यूक्लियस भी ऐड कर दें तो इसको टोटल हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, देखिए, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स, तो वो बन गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो हमने न्यूक्लियस भी ऐड कर दिया तो वो बन गया प्रोटोप्लाज्म। ओके, चलिए, नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? अभी आपको बताया था, सेल ऑर्गेनल्स सिंपली क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये एम्बेडेड रहते हैं, और ये इंटरनल पार्ट्स हैं सेल के, जो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो यही इनकी डेफिनेशन है, इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इनका फंक्शन स्पेसिफिक है, मतलब एक फिक्स्ड फंक्शन कैरी आउट करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड फंक्शन एम्बेडेड इन द साइटोसोल, साइटोसोल के अंदर ऐसे फिट रहते हैं, फिक्स्ड फंक्शन कैरी आउट करते हैं। कैसे? तो हर किसी का अपना एक फंक्शन होता है। एक ऑर्गेनल जो भी काम कर रहा है वो यूनिवर्सली हर सेल के अंदर वही काम करेगा, दूसरा ऑर्गेनल जो काम कर रहा है वो हर सेल के अंदर वही काम करेगा। किसी का फंक्शन कभी चेंज नहीं होता और कभी कोई दूसरे का फंक्शन करना स्टार्ट नहीं करता है, सबके अपने अपने फिक्स्ड फंक्शन होते हैं। चलिए, पहले ये राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनल होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये इनकी चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कुछ क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं।
कोई और इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, जैसे कि राइबोसोम। दूसरे क्या है, इनके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, इनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स आर देयर। तो राइबोसोम क्या है, वो कौन सा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। इसका काम क्या है, सिंथेसाइजेस प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, ये हमें याद रखना है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है 80s जो जरा लार्जर होता है, और एक होता है 70s जो स्मॉलर होता है। अब इनका यूज आगे और ऑर्गेनल्स में आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम का काम क्या है, एक ये प्रोटीन बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और दो टाइप के होते हैं 80s एंड 70s। चलें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और इन शॉर्ट ईआर, ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है, अब आउटर मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है, ये आप फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब पूरा ये ईआर है, ठीक है। और ये इतना बहुत थिन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, और जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो रहा होता है ज्यादातर, ओके। तो ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके अंदर जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ठीक। और इसके अंदर की जो स्पेस होती है वो कहलाती है ल्यूमेन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लेते हैं। लार्ज नेटवर्क ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स, या तो वो इस तरह से होंगे शीट्स की फॉर्म में, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे सिस्टर्नी, ठीक है, या फिर वो सिर्फ ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होंगे, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स, या फिर वो वेसाइकल्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि ऐसे ओवल के स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स वेसाइकल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर इसमें मिलते हैं, वेसाइकल जब ये इस तरह से होंगे, सिस्टर्नी ये है फोल्डेड शीट लाइक, और ट्यूब्यूल्स ट्यूब की तरह, ठीक है। इस इन फॉर्म्स में हमें ये मिलता है, ठीक। वन एंड is connected to the outer membrane of nucleus and the other end is connected to the plasma membrane, ठीक। स्ट्रक्चर हमने देख लिया है, ये इस तरह की फोल्डेड शीट्स हैं। अच्छा, आप देखिए कुछ के अंदर ये डॉट्स हैं और कुछ के अंदर नहीं है। कुछ ईआर क्या होते हैं, इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस तरह की ईआर को हम बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर। जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते वो कहला देते हैं एसईआर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको डिटेल में देख लेते हैं। रफ ईआर क्या होता है, विद राइबोसोम्स, इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम्स होते हैं तो जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये रफ दिखता है, इसीलिए हम इसको रफ ईआर बोलते हैं। और जाहिर है इसका काम क्या होगा, जब इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं तो ये क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन ही तो बनाते हैं, तो इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन। स्मूथ ईआर का काम क्या है, विदाउट राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम तो है नहीं तो प्रोटीन तो नहीं बना सकता, ये बनाता है लिपिड्स जो कि फैट्स होते हैं, ठीक है, लिपिड्स, और ग्लाइकोजन भी बनाता है, ठीक। और ये स्मूथ दिखता है अंडर द माइक्रोस्कोप क्योंकि इसके पास कोई राइबोसोम नहीं है। चलिए फंक्शंस क्या है, अब इसका काम क्या है। एक तो आरईआर में हमने सीख लिया कि ये प्रोटीन बनाता है, एसईआर का हमें पता चल गया कि ये लिपिड्स बनाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है, फैट है। इसके अलावा ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये इतना बड़ा है सेल के अंदर कि ये इतना बड़ा है सेल के अंदर कि एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स को अगर जाना है तो वो उसकी हेल्प से जाते हैं, ठीक। एसईआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसईआर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास बैकबोन होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो इनकी लिवर में पॉइजन्स और ड्रग्स जो मेडिसिन वगैरह हम लेते हैं या कोई पॉइजनस वो होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए एसईआर हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब होता क्या है, लिपिड्स फ्रॉम एसईआर, प्रोटीन्स फ्रॉम आरईआर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको याद हो सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक लिपिड से और एक प्रोटीन से, ठीक है। अब प्रोटीन बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ से मिल गया लिपिड और
रफ से मिल गया प्रोटीन और जाके जाते हैं, पैक होते हैं और मेम्ब्रेन के पास जाते हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो लिविंग, जेनेसिस फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब यहाँ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन्स और लिपिड्स कहाँ से आते हैं, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER। ठीक है, so that is it for today.